करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अलग होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है। तो अभी हमको समझना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। बच्चों, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो हमने ओम्स लॉ में डिफाइन किया था, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance also depends upon temperature and resistance depends upon material of a conductor. Material का मतलब metal, कंडक्टर किस मेटल का बना है। इसका मतलब अगर कंडक्टर कॉपर का बना है तो कॉपर का एक रेजिस्टेंस होगा। अगर कंडक्टर बना है एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम का एक रेजिस्टेंस डिफाइन होगा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफरेंट। तो जैसे कंडक्टर का मेटल चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो ऐसे चार फैक्टर पे, मेनली चार फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। और कौन से चार फैक्टर है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। अभी इन चार में से सपोज टेम्परेचर को रखा हमने कांस्टेंट। Out of these four factors, suppose temperature is kept constant. तो फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा? रेजिस्टेंस तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना। टोटल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फोर फैक्टर्स। चार में से एक फैक्टर रखा कांस्टेंट, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रिमेनिंग थ्री फैक्टर्स। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बट ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस का वैल्यू विल डिक्रीज। एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। वी कैन सिंपली से रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फिर मैं क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, कंबाइनिंग दिस टू रिलेशंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर इसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हियर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज वन ग्रीक अल्फाबेट कॉल्ड रो। ये उसका सिंबल है, रो। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया? रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इस फॉर्मूला को मेमोराइज करो, इसको ठीक से याद रखो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। इसमें एल है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो है, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। का मतलब ये जो रो डिफाइन होगा, ये मटेरियल के लिए डिफाइन होगा। कंडक्टर का जो मटेरियल होगा, मेटल होगा, उसके लिए वो रो डिफाइन होगा। तो रो को बोलेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अभी हम लोग इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करो। If R equals to rho L upon A, we can say rho equals to R A upon L. इसको सिंप्लीफाई करके रो का फॉर्मूला मैंने तैयार कर दिया। तो देखो रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल्स टू R A by L। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आप एक स्पेशल टाइप का कंडक्टर लो। समझो ये एक मेटल का वायर है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये उसका लेंथ है। तो डेफिनेशन पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्पेशल कंडक्टर कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ होगा यूनिट। यूनिट का मतलब 1
फिर वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, बस वैल्यू 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट लेंथ। तो दिस इज यूनिट लेंथ। और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, का मतलब ये भी हो गया यूनिट एरिया। फिर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, यूनिट होना चाहिए, यूनिट का मतलब 1। तो एक ऐसा कंडक्टर कंसिडर करो जिसका लेंथ होगा यूनिट और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा यूनिट, यूनिट का मतलब 1। तो इफ L is 1 and A is 1 in this formula, अगर L और A 1 होगा तो हमको रो इक्वल्स टू R मिलेगा, बिकॉज ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इन दैट केस रो बिकम्स R। तो ये होगा डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होगा डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे। वी कैन से रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रो इक्वल्स टू R है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is equal to resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. I repeat, specific resistance or resistivity of a material of a conductor is equal to resistance of a conductor having unit length and unit area of cross section. ये हो गया डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी हम लोग देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशंस क्या होते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू R A by L। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ R इंटू SI यूनिट ऑफ A अपॉन SI यूनिट ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, 1 मीटर कैंसिल होके 1 मीटर बच गया, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम इंटू मीटर, इसको लिखेंगे ओम मीटर लाइक दिस। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, सिंबल ओम मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी ये हमको फाइंड करना है। वापस डायमेंशनल फॉर्मूला भी फॉर्मूला से मिलेगा। तो रो इक्वल्स टू R A अपॉन L से शुरू करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ रो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमने ओम्स लॉ में अप्लाई किया था, बट डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का मेथड मैंने यहां पे वापस एक्सप्लेन किया है। वी हैव डन दिस इन ओम्स लॉ। तो अगर हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन फाइंड करना है तो ओम्स लॉ से R इक्वल्स टू V अपॉन I। फिर पोटेंशियल V इज वर्क डन अपॉन चार्ज W by Q अपॉन I। चार्ज विल कम इन द डिनोमिनेटर, सो फॉर रेजिस्टेंस R इक्वल W by I into Q। वर्क डन का डायमेंशन होता है M1 L2 T-2, करंट का A1, करंट के लिए या तो सिंबल A होगा या तो I होगा डायमेंशन में, और चार्ज का T1 A1 बिकॉज चार्ज इज करंट इनटू टाइम। देयरफॉर सिंप्लीफिकेशन विल गिव रेजिस्टेंस डायमेंशन एज M1 L2 T-3 एंड A-2। तो फिर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। डायमेंशन ऑफ एरिया इज L2 और डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको रेजिस्टिविटी रो का डायमेंशन मिलेगा। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रो, देखो M1 ये हो गया L4 डिवाइड बाय L दैट इज L3, दिस इज T-3 और ये A-2, ये होंगे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, का मतलब कंडक्टर का रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला V अपॉन I था और रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला ML अपॉन A/N² टाउ भी था। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था। तो जिनको देखना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, प्लीज रिफर टू आवर फर्स्ट लेक्चर वीडियो। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में डिराइव किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो। तो रेजिस्टेंस R इज V अपॉन I या रेजिस्टेंस R इज ML अपॉन A/N² टाउ। ठीक है, इसमें M है मास ऑफ अ कंडक्टर, L है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, A होगा उसका एरिया क्रॉस सेक्शन, N is called number density of electron. Number density का मतलब number of electrons per unit volume. It is N upon V, number of electrons per unit volume. E is charge of electron and tau is called relaxation time. What is tau? Relaxation time. It is a time interval between two successive collisions of electron with atoms या positive ion. ठीक है, तो
इसको अगर मैंने रीअरेंज किया तो ये हो जाएगा m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ और l बाय a को लिखा साइड में, और फिर ये जो टर्म है ये पूरे टर्म को मैंने लिखा रो, हाँ, दिस होल टर्म इज टेकन एज रो, तो फॉर्मूला होगा रो l बाय a। इसका मतलब अगर मैंने ये दो फॉर्मूले कंपेयर किए, कंपेयर दिस टू फॉर्मूले, तो अगर मैंने ये दो फॉर्मूले कंपेयर किए तो आई कैन से रो इक्वल्स टू m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, ये बन गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का फॉर्मूला m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। अभी मास एंड चार्ज ये तो चेंज होंगे नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए या फॉर अ कंडक्टर के लिए, तो फॉर अ गिवन कंडक्टर m एंड e विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर m और e कांस्टेंट है तो आई कैन से रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड आई कैन से रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाउ। So these are the factors on which resistivity of a conductor depend. Resistivity के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म होगा कंडक्टिविटी। तो अभी हमको समझना है कंडक्टिविटी क्या होता है, और कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा। दिस इज ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा, ठीक है ना। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को बोलेंगे कंडक्टिविटी। बच्चों दो टर्म में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, दो अलग अलग टर्म है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का सिंबल है G, तो व्हाट इज G? कंडक्टेंस। एंड कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो वी कैन से G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, R इज रेजिस्टेंस। एंड कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रो का मतलब रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? रो इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो। अगर हमको कंडक्टिविटी का यूनिट फाइंड करना है तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जैसे हमने पहले फाइंड किया था इसके पहले, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर, जिसको लिख सकते हैं इस सिंबल में। तो कंडक्टिविटी का यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ ओम मीटर, जिसको लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर, का मतलब ओम पावर -1 मीटर पावर -1, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर का तो -1। बट 1 अपॉन ओम को हमने बोला था मो, या 1 अपॉन ओम को हमने बोला था सीमेंस, जिसका सिंबल है एस। तो 1 अपॉन ओम इज मो, या 1 अपॉन ओम इज सीमेंस, एंड पर मीटर तो इट इज पर ओम पर मीटर, या मो पर मीटर, या सीमेंस पर मीटर। ये होंगे कंडक्टिविटी के यूनिट्स। इसके बाद देखना है रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। व्हाट इज J? J is called current density. What is sigma? Sigma is conductivity. And what is E? Electric field. तो करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है हमको डिराइव करना है। इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ में हमने करंट का फॉर्मूला डिराइव किया था, ये फॉर्मूला भी मैंने डिराइव किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर इनको पता करना है कि फॉर्मूला आया कहां से, प्लीज रिफर माय फर्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो करंट का फॉर्मूला है NAEVD। व्हाट इज N? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज VD? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इसमें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी गेट NAE E tau by L, ये बन गया फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला मिलेगा N इंटू A इंटू E स्क्वायर इंटू टाउ E बाय M। फिर इस एरिया को मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया तो मुझे मिलेगा I अपॉन A, ब्रिंग एरिया दिस साइड। तो व्हाट इज I अपॉन A का फॉर्मूला? इट इज N E स्क्वायर टाउ E बाय M, एंड I अपॉन A का मतलब करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, and
रेडिस्टिविटी का फॉर्मूला था m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। तो अगर ये फॉर्मूला रेडिस्टिविटी का है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, n ई स्क्वायर टाउ बाय m होगा। तो इसको लिखा मैंने 1 अपॉन रो, है ना, ये बन गया 1 अपॉन रो, उल्टा है देखो इसका। तो फिर j का फॉर्मूला e बाय रो, बट 1 बाय रो इज सिग्मा, तो ये जो 1 बाय रो है इसको लिखो सिग्मा, तो फिर j इक्वल्स टू सिग्मा इंटू e। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, j इज इक्वल टू सिग्मा इंटू e। ये होगा रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बच्चों हमको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, और ये कंसेप्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। का मतलब एक मेटल वायर है, उसको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। तो वायर को स्ट्रेच करने के बाद उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यहां पे मैंने एक मेटल वायर को ड्रॉ किया है, और ये होगा वायर का कंडीशन स्ट्रेचिंग के पहले, बिफोर स्ट्रेचिंग। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, देखो वायर का लेंथ होगा L1, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A1, लेट रो विद द रेजिस्टिविटी, लेट M विद द मास, लेट D विद द डेंसिटी एंड लेट R1 विद द रेजिस्टेंस। ये होंगे वायर के पैरामीटर्स बिफोर स्ट्रेचिंग। फिर हमने इस वायर को दोनों तरफ से स्ट्रेच किया, पुल किया उसको। Now after stretching what will happen, its length will increase, but as length increases cross sectional area will decrease। तो आपको डायग्राम में ही चेंज दिखाई देगा, लेंथ हैज इंक्रीज बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज डिक्रीज। तो अभी न्यू पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके न्यू वैल्यूज क्या होंगे, तो L2 होगा न्यू लेंथ, A2 होगा न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट वायर को स्ट्रेचिंग करने से उसका मेटल, उसका मटेरियल चेंज नहीं होगा, एंड अगर मेटल या मटेरियल चेंज नहीं होगा तो उसका रेजिस्टिविटी, उसका मास, उसका डेंसिटी, ये सब फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, मास ऑफ द वायर, डेंसिटी ऑफ द वायर एंड रेजिस्टिविटी वायर एंड इट्स वॉल्यूम, दे विल रिमेन कांस्टेंट। तो डेंसिटी रो, मास m, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो, मास m, डेंसिटी d एंड रेजिस्टेंस जो है वो R2 हो गया। का मतलब वायर को स्ट्रेच करने से कौन कौन से फैक्टर चेंज हुए, लेंथ चेंज हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ और रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो अगर ये कंडीशन है बिफोर स्ट्रेचिंग, तो ये होगा कंडीशन आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, ठीक है। अभी हमारे सिंबल क्या थे, m था मास, d था डेंसिटी, रो था रेजिस्टिविटी एंड v था वॉल्यूम। बट वायर को स्ट्रेच करते वक्त, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ये कंडीशन देखना है ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। का मतलब ये कंडीशन अगर प्रॉब्लम में दिया है तो हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। का मतलब अभी जो मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सिर्फ स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर इस कंसेप्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एनी अदर कंसेप्ट। तो अगर प्रॉब्लम में स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर दिया है तो आप ये कंसेप्ट अप्लाई करो। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग व्हाट विल हैपन, ये सब पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे। कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट होंगे, मास, डेंसिटी, रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम, ये सब फैक्टर स्ट्रेचिंग के वक्त कांस्टेंट होंगे। चेंज कौन से होंगे फैक्टर, लेंथ चेंज होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा और रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर लेंथ विल इंक्रीज, area of cross section will decrease. Since length increases, area of cross section decreases, therefore resistance will increase. तो वायर को स्ट्रेच करते वक्त उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। का मतलब न्यू रेजिस्टेंस R2 विल बी ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस R1। फिर रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा ये हमको अभी जानना है। वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर L, बिकॉज वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर H, बट वायर में H की जगह पे L है तो इट इज पाई r स्क्वायर L। एंड व्हाट इज पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। अभी देखते हैं रेडिस्टेंस पे उसका क्या इफेक्ट होगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। नाउ रेडिस्टेंस आर का फॉर्मूला रो एल बाय ए, where rho is resistivity, L is length और A is area of cross section। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लेंथ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग लेंथ, तो वी गेट रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। बट व्हाट इज ए इंटू एल? ए इंटू एल इज वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम, है ना, ए इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो रेडिस्टेंस आर इज रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में एक्सप्लेन किया बिकॉज यहाँ पे दो फैक्टर चेंज हो रहे थे, अभी सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा बिकॉज ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रो एंड वी इज कांस्टेंट, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रो एंड वी आर कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग अगर रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कंक्लूजन क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बिकॉज रो एंड वी आर कांस्टेंट। तो वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। बट आई रिपीट, मैं वापस रिपीट करता हूं, ये रिलेशनशिप किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, नॉट नॉर्मली। नॉर्मली वी से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। इफ आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है तो आई कैन से R2 अपॉन R1। अगर मैंने रेजिस्टेंस का रेशियो लिया R2 अपॉन R1 तो ये हो जाएगा L2 अपॉन L1 द होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है। तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 द होल स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखो उसका क्या असर होगा। तो वी नो दैट R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, वापस यही फॉर्मूला से शुरू किया। पहले केस में मैंने क्या किया, एरिया को एलिमिनेट किया। नाउ आई विल एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो यहां मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एल किया था, यहां मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए। तो दिस इज रो एल ए अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज ए इंटू एल? ए इंटू एल इज वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर। बट ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रो एंड वी आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ये जो टर्म कांस्टेंट है ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग तो वी कैन से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बट ये रिलेशन एप्लीकेबल कब होगा, ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर। अदरवाइज नॉर्मली वी से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया नॉर्मली, बट अगर वायर को स्ट्रेच किया है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ओके, अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है, रेडियस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई इंटू आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस। तो अगर ये रिलेशन मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज़ टू 4, है ना, ये एरिया मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। तो नाउ आई गेट वन मोर रिलेशन दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू 4। ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू 4 होगा। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th power of radius. But I repeat, these relations are applicable only during the stretching of the wire. तो ये standard relation आपको याद रखना है। During stretching of a wire, resistance is directly proportional to L square, resistance is inversely proportional to A square, and resistance is inversely proportional to R raised to 4, where R is radius of the wire. Now let us solve some examples. Let us discuss some examples. Okay? And here होंगे example based on resistivity and concept of stretching of wire. उस concept पे कुछ हम लोग example discuss करते हैं. Example number 1. A wire of resistance 20 ohm is stretched to thrice of its original length. What will be its new resistivity and new resistance? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स है, तो ये हो गया उसका इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे R1। फिर इस वायर को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया है। कितना स्ट्रेच किया है, थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ।
का मतलब स्ट्रेचिंग के बाद लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो अगर इनिशियल लेंथ L1 है तो उसका स्ट्रेचिंग के बाद जो न्यू लेंथ L2 होगा वो L2 कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ L1 होगा, बिकॉज लेंथ इज इंक्रीज थ्राइस, सो न्यू लेंथ L2 इज 3 टाइम्स ऑफ L1। L1 क्या है? इनिशियल लेंथ। तो हमको बोला है न्यू रेजिस्टिविटी कितना होगा और न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी हमको पता है ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर रेजिस्टिविटी रो रिमेन्स द सेम। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो अगर आप वायर को स्ट्रेच करोगे तो उसका मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। But during stretching, resistance of a wire is directly proportional to L square. इस रिजल्ट को भी हमने स्टडी किया था कि R is directly proportional to L square during stretching of the wire. तो if I take ratio on both the side, यहां पे लिखेंगे R2 by R1, यहां पे लिखेंगे L2 by L1 the whole square. रेशियो लिया मैंने दोनों साइड का। फिर हमको L2 कितना दिया है? 3 times of L1 because length is increased thrice, तो L2 is 3 times of L1। फिर यहाँ पे L1 कैंसिल हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो R2 by R1 9 है, this implies R2 is 9 times of R1 and R1 कितना है? 20 ohms। तो R1 अगर 20 ohms है तो ये होगा 9 into 20, that becomes 180 ohms। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया? 180 ohms। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं कि स्ट्रेचिंग के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा लेंथ और रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, उस शॉर्टकट फॉर्मूला से हम लोग इस प्रॉब्लम को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। बाय दिस मेथड अपने को रेजिस्टेंस R2 कितना मिला? 180 ohms। R1 कितना था? R1 कितना था? 20 ohms। तो 9 times of R1 that is 9 times of 20 that is 180 ohms। तो शॉर्टकट ऐसे होगा कि ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग when length becomes n times of L1 where n is an integer, जैसे यहाँ पे n कितना है? 3 because L2 कितना हो? 3 times of L1। तो if new length is n times of L1 then we can say new resistance R2 is equal to n square times of R1। तो ये होगा एक शॉर्टकट फॉर्मूला स्ट्रेचिंग टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए कि जब लेंथ होता है n टाइम्स ऑफ L1 तभी रेजिस्टेंस कितना होगा? n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। का मतलब जब भी लेंथ n टाइम्स इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा। चलो वेरीफाई करते हैं। इस केस में लेंथ 3 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब L2 कितना है? 3 टाइम्स ऑफ L1 है। तो यहाँ पे n कितना हो गया? देखो कंपेयर करो, n कितना हो गया? 3। तो अगर n 3 है तो n का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो अगर n का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो R2 कितना होगा? 9 टाइम्स R1। देखो वी गॉट सेम रिलेशन, R2 becomes 9 टाइम्स R1। तो ये होगा शॉर्टकट फॉर्मूला ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। नंबर 2 में a wire has a resistance of 16 ohms, it is melted। इस क्वेश्चन में वायर को स्ट्रेच नहीं किया, वायर को मेल्ट किया है। तो इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ न्यू वायर ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ। का मतलब एक वायर था जिसको मेल्ट करके नया वायर बनाया बट हाफ लेंथ का। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, हमको डेटा क्या दिया है? इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है 16 ohms, तो R1 दिया है 16 ohms और वायर का लेंथ हाफ हो गया, न्यू वायर का लेंथ हाफ हो गया। तो न्यू लेंथ L2 is L1 by 2 because length becomes half. We have to find new resistance and we have to find change in percentage change in resistance. Resistance का फॉर्मूला रो L upon A। ठीक है, फिर इसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से डिवाइड किया, तो ये होगा रो L स्क्वायर अपॉन A इंटू L। A इंटू L बन गया वॉल्यूम, तो दिस इज रो L स्क्वायर बाय वॉल्यूम। वायर को स्ट्रेच करो या वायर को मेल्ट करो, उसका रेजिस्टिविटी, रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो मेल्टिंग में वायर का रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वी कैन से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, R proportional to L square। Now taking ratio on both the side,
R2 upon R1 equals to L2 upon L1 the whole square. But L2 is L1 by 2. तो यहां पे लिखो L1 by 2 या तो फिर L2 by L1 कितना होगा 1 by 2. तो दिस रेशियो इज 1 by 2. 1 by 2 का स्क्वायर इज 1 by 4. तो R2 by R1 इज 1 by 4. फिर मैंने R1 को यहां पे ट्रांसफर किया तो आई गेट R2 as R1 by 4. R1 कितना है 16. तो 16 by 4 दैट इज 4 ohms. तो वायर का लेंथ अगर हाफ होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ohms होगा. इनिशियली कितना था 16. अभी सेकंड पार्ट में पूछा है परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस. तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. तो परसेंटेज चेंज के लिए ये फॉर्मूला होगा चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100%. ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का होगा. फिर रेजिस्टेंस हो लेंथ हो या कोई भी वैल्यू हो परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए चेंज कितना है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. अच्छा अभी इस केस में चेंज कितना हुआ तो चेंज हो गया R1 माइनस R2 बिकॉज पहले था R1 बाद में हो गया R2. तो चेंज कितना हो गया R1 माइनस R2 अपॉन ओरिजिनल. ओरिजिनल कौन सा था R1. तो दिस इज R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू 100. R1 इज 16 R2 इज 4. तो ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए. 12 by 16 is 3 by 4. 3 by 4 is 0.75. तो 0.75 into 100 का मतलब 75%. तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना हो गया 75%. एग्जाम्पल 3. A cylindrical wire is stretched. इस क्वेश्चन में वायर को स्ट्रेच किया है to increase its length by 10%. लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ है. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. तो एक वायर है जिसको हमने 10% लेंथ पे इंक्रीज किया स्ट्रेच करके. तो उसका लेंथ में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा. ठीक है. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. इसमें परसेंटेज रिलेटेड डेटा दिया है. परसेंटेज रिलेटेड डेटा जब आपको दिया जाएगा तभी इनिशियल वैल्यू को 100% एज्यूम करो. जब भी आपको डेटा परसेंटेज फॉर्म में दिया जाएगा इनिशियल वैल्यू को 100% एज्यूम करो. तो अगर इनिशियल लेंथ L1 है तो L1 को लिखेंगे 100% ऑफ L1 बिकॉज 100% इज 100 अपॉन 100 विच इज 1. तो चेंज होने से पहले कोई भी वैल्यू इनिशियली कितना होता है 100%. तो अगर इनिशियल लेंथ L1 है तो L1 कितना है 100% है. अभी लेंथ में 10% का इंक्रीज हुआ है. तो न्यू लेंथ अगर L2 है तो L2 कितना होगा 110% ऑफ L1 बिकॉज पहले लेंथ 100% था उसमें 10% का इंक्रीज हो गया. तो 100 में 10% का इंक्रीज करो 110%. तो लेंथ इंक्रीज बाय 10% का मतलब L2 becomes 110% of L1. 110% is 110 upon 100 and therefore L2 becomes 1.1 L1. 0 0 cancel. 11 upon 10 is 1.1. तो this is meaning of length increase by 10%. तो L2 कितना हो गया 1.1 L1 हो गया. Now we know that during stretching resistance R is directly proportional to L square. Taking ratio on both the side R2 by L1 equals to L2 by L1 the whole square. But L2 by L1 कितना है L2 upon L1 कितना है 1.1. तो L2 by L1 is 1.1 by this calculation. 1.1 का स्क्वायर कितना है 1.21. Then apply property of dividendo. तो अप्लाइंग डिविडेंडो R2 minus R1 upon R1 equals to 1.21 minus 1 upon 1 which is equal to 0.21. ये हो गया फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. इसको 100 से मल्टीप्लाई करो ये बन गया परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100%. फिर यहां पे कितना होगा 0.21 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ द साइड. तो इट इज 21% का मतलब रेजिस्टेंस में 21% का इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में masses of 3 pieces of wires made of same metal are in the ratio 1:3:5 and their length are in the ratio 5:3:1. What is the ratio of their resistances? का मतलब 3 वायर के टुकड़े हैं 3 pieces of wire
बट तीनों वायर के टुकड़े मेड ऑफ सेम मेटल होगा तो रेडिस्टिविटी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगा, है ना, बिकॉज दे हैव सेम मेटल। इनके मासेस का रेशियो दिया है 1:3:5, इनके लेंथ के रेशियो दिए है 5:3:1, और हमको फाइंड करना उनके रेजिस्टेंस के रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड मास, बिकॉज अपने को लेंथ और मास का रेशियो दिया है। तो शुरुआत करेंगे बेसिक फॉर्मूला से। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, बट हमको चाहिए मास, और हमको क्या चाहिए, मास और लेंथ। तो लेंथ से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो दिस इज रो एल स्क्वायर बाय ए इंटू एल, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो ये हो गया रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम को लिखेंगे यूजिंग डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम को लिखा मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है ऊपर, तो दिस इज रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम, यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड मास एंड लेंथ। अभी क्वेश्चन में वायर का, मेटल का, सबका वायर का मेटल सेम है, तो अगर तीनों वायर का मेटल सेम है तो डेंसिटी रो, डेंसिटी डी एंड रेजिस्टिविटी रो सेम होगा, बिकॉज ऑफ सेम मेटल डेंसिटी डी और रेजिस्टिविटी रो सेम होगा। तो अगर डी और रो सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर and inversely proportional to mass. Then if I take the ratio on both the sides, so R1 is to R2 is to R3 is equal to L1 square upon M1 is to L2 square upon M2 is to L3 square by M3, यहाँ पे होना चाहिए L3 square, करेक्शन करते हैं, ठीक है। सो ये क्या होना चाहिए, L3, तो दिस इज L3 square by M3, okay. Therefore, R1 is to R2 is to R3. Then we put the values. L1 का square का मतलब L1 का square. L1 कितना है, यहाँ पे, ठीक है। तो this is L1, तो 5 का square upon M1. M1 कितना है, 1, तो L1 square by M1. उसके बाद L2 square by M2. L2 कितना है, 3, तो 3 का square, और ये हो गया M2, ठीक है। फिर आएगा L3 square by M3. L3 का square का मतलब 1 का square, L3, और ये हो गया M3, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 5, तो ये कितना हो गया, 25:9/3, 3 आएगा, और इस टू 1 स्क्वायर बाय 5 इज 1/5, तो रेशियो आ गया 25:3:1/5। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, कमाल इसको अगर 1 करना होगा तो मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, तो ये कितना होगा, 125:15:1, है ना, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया टू मेक दिस रेशियो 1। इसका मतलब रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा R1 is to R2 is to R3, ये कितना होगा, 125:15:1, तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर।